खंबा गढ़ी मैक्रो, क्योंकि वैश्विक पटल पर देखिए आज हिंदुस्तान का कद किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, इसकी अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और यही वजह है कि आज हम इमैनुअल मैक्रो का और फ्रांस के साथ अपने मजबूत होते रिश्तों में स्वागत करते हुए मैक्रो का नजर आ रहे हैं। बदलते हुए जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में इस ऑर्डर में ताकतवर देशों के साथ अच्छे रिश्ते बेहद बड़ा रोल प्ले करते हैं। कल गणतंत्र दिवस का मौका है और इसी मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि होंगे। मैक्रो 2 दिन के राजकीय दौरे पर आज भारत पहुंच चुके हैं और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मैक्रो पेरिस से दिल्ली न जाकर सीधे पहुंचे पिंक सिटी यानी कि जयपुर, और एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। और इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति आमेर किले भी पहुंचे, जहां पर डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रही। आमेर की खूबसूरती को देखकर गदगद नजर आए इमैनुअल मैक्रो। राजस्थानी तौर तरीकों के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में ही मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में दोनों नेताओं का एक रोड शो भी होगा। अभी फिलहाल जंतर मंतर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं पर मुलाकात उनकी इमैनुअल मैक्रो के साथ होगी। इसके साथ ही आज बायलैटरल मीटिंग भी होनी है। कई ऐसे समझौते हैं जिस पर मोहर लग सकती है। जाहिर है ऐसे में आज भारत और फ्रांस के मजबूत होते रिश्ते बीते 3 दशक में कैसे आर्थिक सहयोगी के तौर पर, साझेदार के तौर पर फ्रांस भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आया है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद इमैनुअल मैक्रो को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र देवलांकर जी विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत शैलेंद्र देवलांकर जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। हालांकि जयपुर और जयपुर की खूबसूरती से हम सब वाकिफ हैं और आज इमैनुअल मैक्रो सीधे दिल्ली न पहुंचकर जयपुर पहुंचे। सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, भारत और फ्रांस के मजबूत होते रिश्तों के बीच कि आखिर जयपुर क्यों? देखिएगा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली भी, ट्रेड पर्सपेक्टिव से भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये विजिट है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारे रिपब्लिकन डे को फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं। इसके पहले भी 6 बार फ्रेंच प्रेसिडेंट आ चुके हैं, लेकिन इस बार बड़ा यूनिक हो रहा है कि वो जयपुर से अपने विजिट की शुरुआत कर रहे हैं। 2 दिन का विजिट है, वो कल दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन जैसे कि हमने हमारा G20 का जो समिट हमारे पास हुआ था और उसके चलते हमने हमारे जो मेजर इंडियन सिटीज है वहां पर भी G20 के कई सारे अहम मीटिंग्स जो है हमने कंडक्ट करवा लिए थे। इसके माध्यम से हम इस बात को भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ये किस तरह से बदला हुआ इंडिया है, और इस माध्यम से हम ये भी जताना चाहते हैं कि ट्रेड पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हमारे यहाँ किस तरह का कंडीसिव एनवायरनमेंट जो है वो अभी क्रिएट हुआ है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। देखिएगा, इसके पहले भी यूएस प्रेसिडेंट ने, चाइनीज प्रेसिडेंट ने, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी कई बार अपने विजिट्स मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद से भी शुरू किए हैं। तो हम इसके माध्यम से इसी बात को सामने लाना चाहते हैं। दूसरा बात यह है कि इस बार केंद्र सरकार भी इस बात को और भी ज्यादा एम्फैटिकली सामने आने लगी है कि हम हर चीज को एक करना चाहते हैं। दैट वी कॉल एज अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी। हम सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। किसी भी फॉरेन पॉलिसी से जुड़े मामले ये सिर्फ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तक मर्यादित या कंस्ट्रेंट नहीं रहने चाहिए। ये पूरे देश की इन्वॉल्वमेंट इसमें होनी चाहिए, पूरा देश इसमें शरीक होना चाहिए। और यही G20 के माध्यम से हमने सामने लाने का प्रयास किया और अभी भी यही होने का प्रयास कर रहा है। हमारे पास कई सारी चीजें हैं जो वर्ल्ड को हम बता सकते हैं, जो हमारे ब्रांड इंडिया के कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो वर्ल्ड इसको इमिटेट कर सकता है। इसी बात को हम सामने लाना चाहते हैं। लेकिन ये जो विजिट है ये अभी देखो ऐसे पार्श्वभूमि पे हो रही है, ऐसे बैकग्राउंड पे हो रही है जब वर्ल्ड में 2 कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट हो चुके हैं। एक रशिया यूक्रेन के माध्यम से क्रिएट हो चुका है, दूसरा इजराइल हमास के माध्यम से हो गया है, और तीसरा होने की संभावना है जो ताइवान और चाइना के बीच में, अगर चाइना ताइवान पर किसी तरह का अटैक कर देता है तो थर्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन होगा जिसका डायरेक्ट रिपरकेशन इंडिया पे होगा। और उस माध्यम से फ्रांस के साथ में हमारे डिफेंस रिलेशन
बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। बिल्कुल सर, और मैं देखिएगा, मैं ये चाहूंगी कि भारत और फ्रांस के बीच के जो डिफेंस रिलेशंस है उस पर मैं बहुत इलैबोरेटेड चर्चा करूं, इसीलिए शैलेंद्र जी मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उसके बाद संजय कुलकर्णी जी आपके पास आते हुए पहले थोड़ा सा मैं आज के इस सिनारियो को समझना चाहती हूं और उसके बाद डिफेंस पर्सपेक्टिव से, फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से इमैनुअल मैक्रो के इस दौरे को समझेंगे। आज जयपुर पहुंचते हैं इमैनुअल मैक्रो और उनका भव्य स्वागत राजस्थानी अंदाज में पूरी तरीके से होता है। आमेर किला वो पहुंचते हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें वहां से वो देखते हैं, उसको निहारते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जयपुर में जब वो मौजूद हैं तो जयपुर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, वहां पर बायलैटरल टॉक भी होनी है। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जोड़ने की एक साथ कोशिश की गई है। आज जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष रोड शो करते हुए नजर आएंगे और वो सांस्कृतिक और धार्मिक झलक का एहसास लेंगे तो ये रिश्ते को और कितनी मजबूती देने वाला आपको लगता है? कम से कम बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो पर्सनल रिलेशंस हैं मैक्रोन साहब के और अपने मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच जो संबंध हैं वो इतने गहरे और इतने अच्छे हैं कि आप समझ सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बाइडेन अगर कहते हैं मैं नहीं आ सकता किसी कारण से, तो उन्होंने 2 मिनट के लिए न्योता लेने के लिए, इसी से साफ समझ में आता है कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते और पर्सनल रिलेशंस बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट इतने नजदीकी रिश्ते होने के कारण ये संबंध ये हो सका। सबसे बड़ी बात। दूसरा जो है, फ्रांस जो है लगातार अभी नहीं 25 साल का स्ट्रैटेजिक जो एक सिलसिला रहा है दोनों देशों के बीच में, जिसका बैटल डे के ऊपर जैसे अपने प्रधानमंत्री फ्रांस में गए, तो अपने प्रधानमंत्री वहां 2015 में गए, 2018 में गए, 19 में गए, पिछले साल गए, ये आए। जैसे बताया गया कि 6th टाइम चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पे है वो फ्रांस के हेड रहेंगे। तो ऐसे माहौल में जब दो देश और खासकर अब हमारे रिश्ते जो है अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर वी कांट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। इसलिए यूरोपियन यूनियन फ्रांस के साथ जो रिश्ते हैं वो भी मजबूत हैं। अगर आप देखें चाहे अपने डिफेंस के इसमें मिस्टी एयरक्राफ्ट देख ले, उससे पहले उसके बाद मिराज देख ले, अब रफेल देख लीजिएगा। अभी भी 10 बिलियन यूरोस का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 26 रफेल और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन का एक ये होना है, समझौता होना है। वो कहा जाता है वो फ्रेंच के साथ होना है। इससे पहले जो हमारा जो 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो मैज़ेगॉन डॉक पे हुआ, वो जो हुआ वो फ्रांस के मदद के साथ हुआ। जो रफेल आए और ऐसे वक्त आए जब पूरा कोविड और चीन के साथ हमारे संबंध बहुत ही खराब हो गए थे, उस वक्त रफेल आए। तो ऐसे संबंध स्ट्रैटेजिक, चाहे वो डिफेंस के कोऑपरेशन हो, इकोनॉमिक टाइज हो, न्यूक्लियर हो, स्पेस हो, इंडो पैसिफिक हो, हर डायमेंशन में आज की तारीख में जैसे कि पूरे विश्व भर में एक तरीके से उथल पुथल है। और उस उथल पुथल के बीच में आप देखते हैं कि फ्रांस के रिश्ते चीन के साथ भी अच्छे हैं, चीन के रिश्ते रशिया के साथ भी अच्छे हैं, हमारे रिश्ते फ्रांस के साथ भी अच्छे हैं, हमारे रिश्ते रूस के साथ भी अच्छे हैं, हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, हमारे रिश्ते इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। तो ऐसे एक वक्त में जबकि आप देखते हैं कि हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वही फ्रांस भी बार बार कहता है कि अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए वो जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, प्लैनेट, पीपल एंड सिक्योरिटी, इन तीनों पिलर्स को लेकर के जिस प्रकार से फ्रांस एक अग्रसर है, उसी मैं कहूंगा विचारधारा में अपने प्रधानमंत्री पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। भारत का जो एक तरीके से इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, नॉट ओनली द 5th लार्जेस्ट, soon it will become the 3rd largest economy in the world। अगर मैं इसको एक लाइन में पिरोना चाहूं तो वक्त बदला है, भारत की तस्वीर बदली है, भारत को अब जो देखने का नजरिया है वो पूरी तरीके से वैश्विक स्तर पर बदल चुका है और भारत ने अपनी जरूरत को महसूस करवाया है और भारत को आज की तारीख में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। के सिन्हा सर, आपके पास आते हुए और मैं चाहूंगी लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विद 1998 जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया भारत की तरफ से। उस वक्त पूरी दुनिया अगेंस्ट थी, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन जैसी तमाम महाशक्तियां, लेकिन उस दौरान अगर कोई पश्चिमी देश भारत के साथ खड़ा था तो वो था फ्रांस। फ्रांस ने कहा कि जितने प्रतिबंध आपने लगाए हैं इनको फौरन हटाया जाए और ये ठीक नहीं है भारत पर प्रतिबंध लगाना। और 1998 से शुरू हुई दोस्ती आज 2024 में कैसी नजर आती है? पूर्णिमा जी, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, हम लोग उस समय डिस्कस कर रहे हैं जब हमारी
75th रिपब्लिक डे का हम सेलिब्रेशन करेंगे, और फ्रांस एक उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी है। और आपने शुरुआत की जो हमारी शक्ति का, और वो जो न्यूक्लियर शक्ति हमने 1998 में लिया, जिसमें फ्रांस ने डायरेक्ट सपोर्ट किया था। देखिए, ये केवल डिसीजन में नहीं कि न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में हुआ और कोई सैंक्शन नहीं लगाया। 1998 के पहले जो न्यूक्लियर फ्यूल आया था वो फ्रांस से ही आया था, और फ्रांस ने ही हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद एक ऐसा वेस्टर्न कंट्री था जिससे सैंक्शन नहीं लगाए, कोई सैंक्शंस नहीं लगा, वो हमें सपोर्ट करा। और देखिए, आप देखिए, ये 1998 की जब बात हुई तो कोल्ड वॉर जो था 1998 में खत्म हुआ। 1999 में पहला कंट्री है फ्रांस जहां से स्ट्रेटेजिक पार्टनर कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू किया है, जो भारत का है, वो पहला देश था जिसकी 25वीं वर्षगांठ हम अब मना रहे हैं, आज मना रहे हैं। जब कल मनाएंगे हम, उसका 25वां साल हुआ है। प्रधानमंत्री गए थे वर्साइल डे में, आपको पता ही है, जुलाई में, और 2 दिन रह के आए थे, और बहुत सारे आयामों के ऊपर बात हुई। जब आपने ये बात बताया कि देखिए, फ्रांस एक ऐसा देश है जो हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आज हम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं, विकसित भारत और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी, फ्रांस भी ये मानता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, जहां डेमोक्रेसी पूरे वेस्ट में फैली थी, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या कहीं भी हो, मगर उसकी जननी है वो भारत रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आप बताई कि हमारी शक्ति जो मिलिट्री पावर्स में, चाहे हमारा डिफेंस पार्टनरशिप है, वो मेजर कॉर्नरस्टोन है हमारे और फ्रांस के बीच में। और फ्रांस हमें कभी भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो या हमारे बायलैटरल रिलेशंस हो दुनिया के अंदर में, आज हम फ्रांस के ऊपर में 2 स्ट्रैटेजिक चीज के ऊपर में जो मेन है, एक जो डिफेंस पार्टनरशिप है, 30% आर्म्स एम्यूनिशन एंड वेपन्स जो अभी हम फ्रांस से आते हैं, मगर वो इक्वल टर्म्स में, इंक्लूडिंग रफाल। जो रफाल का जो उसका प्रोडक्शन भी भारत में शुरू होने वाला है। 36 तो आए थे। और देखिए, प्रधानमंत्री 2016 में पहली बार जब गए थे वहां पर फ्रांस में, तो इन्होंने न्यू रखी थी। 2016 में आपको पता होगा, वहां पर जब चीफ गेस्ट आए थे वो भी फ्रांस के राष्ट्रपति थे, वो मैक्रो साहब के पहले जी, फ्रांसवा ओलांद के बाद जो सिलसिला, हाँ, आज सिलसिला जो चल रहा है उसके अंदर में अभी आप देख लीजिए, मैक्रो साहब 3 बार आ चुके हैं। 2018 में ये स्टेट गेस्ट थे, हमारे स्टेट गेस्ट थे, उसके बाद G20 में अभी आके गए हैं और अब आ रहे हैं। बिल्कुल। तो और G20 में तो जो बॉडी लैंग्वेज सर देखने को मिली, उसके बाद से इस बात की उम्मीद थी, और न सिर्फ फ्रांस के साथ बल्कि तमाम देशों के साथ, कि हमारे रिश्ते आगे कितनी मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। जब वन अर्थ वन नेशन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, जिस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, यानी कि हमारी चिंताएं होनी चाहिए तो वो साझा चिंताएं होनी चाहिए। विनोद शुक्ला साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका स्वागत करती हूँ सर। साझा चैलेंजेस, चुनौतियां पूरी दुनिया भर की एक साथ होनी चाहिए। इमानुएल मैक्रो पहुंच चुके हैं जयपुर में, वो इस वक्त हैं, इसीलिए पहली प्रतिक्रिया इसी को लेकर, जयपुर पहुंचना इमानुएल मैक्रो का किस तरीके का इम्पैक्ट दोनों देशों पर डालता हुआ नजर आएगा? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट का जयपुर पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उनके साथ 3 और आपको कुछ सेकंड्स के लिए रोकूंगी, फिर सर इसी पे आप जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त तस्वीरें देखिए, लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त भारत 24 पर आपको गले मिलते हुए इमानुएल मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं जंतर मंतर पे। ये मौजूद दोनों राष्ट्राध्यक्ष किस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, हाथ में हाथ डाले, एक दूसरे से गले मिलते हुए, दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की बॉडी लैंग्वेज, और 2 महाशक्तियां जयपुर में वहां इस वक्त मौजूद हैं। और आज का यह कार्यक्रम जयपुर में आपसे थोड़ी ही देर बाद रोड शो होगा। इस वक्त इमानुएल मैक्रो को ब्रीफ करते हुए जंतर मंतर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उससे जुड़ी कहानियों के बारे में और उससे जुड़े फैक्ट्स के बारे में बताते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और बहुत ध्यान से इमानुएल मैक्रो उसको सुनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो आमेर किला पहुंचे, आमेर किले में उनके साथ कई लोग मौजूद थे। दिया कुमारी वहां पर डेप्यूटी सीएम उनके साथ मौजूद थी, और आमेर किले में 2 घंटा बिताने के बाद वहां की खूबसूरती से गदगद नजर आए इमानुएल मैक्रो, और उसके बाद प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री पहुंचे जंतर मंतर और उनके साथ इस वक्त इमैनुअल मैक्रो आपको नजर आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल टॉक होनी है और इमैनुअल मैक्रो का भारत दौरा तो लगातार लगा ही हुआ है, लेकिन अगर आप फ्रांस की बात करेंगे तो 1976 और 1998 में जैक शिराक शामिल हुए गणतंत्र दिवस में अतिथि के तौर पर, 1980 में वैलेरी गिस्कार्ड शामिल हुए थे, 2008 में निकोलस सरकोजी, 2016 में फ्रांसवा ओलांद और इसके बाद आप लगातार इमैनुअल मैक्रो का दौरा भारत में देखते रहे हैं। किस तरीके से दोनों ही देशों के बीच मजबूत होते रिश्ते हुए नजर आए। विनोद सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा और इन तस्वीरों पर अगर कुछ जोड़ना चाहें तो प्लीज। जी पूर्णिमा जी, जैसा मैं पहले कह रहा था कि राष्ट्रपति के साथ, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ 3 और मिनिस्टर आए हुए हैं, एक कल्चर मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर, एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। कल्चर मिनिस्टर का आना इसलिए इम्पोर्टेंट है और जयपुर विजिट को अगर उसको देखिएगा तो एक कल्चरली भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ने और करने के लिए टूरिज्म बूस्ट, तो कल्चर और टूरिज्म सब एक साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा ये कि इसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी एड्रेस करते हुए देखिए कि राजस्थान जो है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत पिछड़ा है, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट का वहाँ पहुँचना, वहाँ इन्वेस्टमेंट को एक बढ़ावा देने की बात सामने आएगी या उसको भी एक स्थान मिलेगा इस पूरे यात्रा में। इसके अलावा डिफेंस को लेकर के हम बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जयपुर से जब वो दिल्ली आएंगे तो बहुत सारी और बात होंगी। राफेल को लेकर के जो 26 मैरीन राफेल की बात हो रही, उसके ट्रांसफ़र की बात, 3 सबमरीन को डेवलप करने की बात फ्रेंच कोऑपरेशन से, टेक्नोलॉजी के मदद से, तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो अभी जयपुर की उनकी यात्रा है उसमें मुझे 2-3 चीज़ें साफ लग रही है। एक तो ये कि कल्चर, टूरिज़्म, इन्वेस्टमेंट, मतलब फ्रेंच इन्वेस्टमेंट राजस्थान में होगा, जिससे राजस्थान को भी फ़ायदा होगा और इसीलिए इस यात्रा को इस तरह से प्लान किया है कि पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद दिल्ली आएंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर विजिट के मायने होते हैं और उस मायने को समझने और उसकी ज़रूरत है। ये मुझे लगता है कि जो पूरी यात्रा है इसको उस नज़रिए से देखना चाहिए। निश्चित तौर पर गणतंत्र दिवस पर उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है और ये छठवीं बार फ्रांस का कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होगा। तो ये एक कहिए कि मतलब एक बड़ा सा कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, बहुत सारी देखने को मिलेंगी और खासतौर से जब अब से थोड़ी ही देर बाद से हम रोड शो की तस्वीरें देखेंगे तो वो तो अद्भुत नजर आने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से इमैनुअल मैक्रो का स्वागत होगा प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बीच जयपुर की जनता, और वैसे भी अभी राजस्थान का चुनाव बीजेपी जीती है और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रधानमंत्री के साथ एक विदेशी मेहमान का वहां पर मौजूद होना। लेकिन शैलेंद्र रेवलांकर सर, अगर मैं फ्रांस और भारत की बात करूं, सालाना 97,000 करोड़ का व्यापार दोनों देशों के बीच होता है, विच इज अ बिग नंबर। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं स्पेसिफिकली भारत की बात करूं, व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, फ्रांस की आने वाले समय में किन चीजों के लिए हमें जरूरत है? देखिएगा पूर्णिमा जी, जो फ्रांस के साथ में हमारे ट्रेडिशनल रिश्ते रहे हैं वो बेसिकली डिफेंस से जुड़कर रहे हैं। हमने डिफेंस में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन लाने का प्रयास किया है। पहले हम सोवियत यूनियन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे, लेकिन अभी फ्रांस है, इजराइल है, यूएस है जो हमारे सप्लायर्स बन गए हैं और जैसे 30% हमारा सप्लाई डिफेंस के तरफ से फ्रांस की तरफ से आ रहा है। लेकिन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हमें जानना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिफेंस में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनने के तहत हमको हमारे प्रोडक्शन जो हमने किए, हमने निगेटिव लिस्ट बनाई हुई है, हम कैसे बैलेंस करें कि हम उनकी तरफ से इंपोर्ट भी कर रहे हैं और हमें हमारे भी प्रोडक्ट जो है वो सारे वर्ल्ड को प्रोवाइड करने हैं। तो इस सिलसिले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बड़ा अहम रोल निभाता है और बहुत कम देश है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। ये पहले रशिया ही था, यूएसएसआर था जो आपका रशिया है, जो हमारे साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर इस बार उन्होंने हमारे साथ कई सारे कॉन्ट्रैक्ट डील किया है, जैसे ब्रह्मोस हमारा जॉइंट इंडेवर है, वैसे भी अभी फ्रांस भी करने लगा है। फ्रांस का जो स्कॉर्पियन सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हुआ है। जेट इंजन के बारे में देखिएगा, जेट इंजन बनाने वाले बहुत कम देश है वर्ल्ड में है, जिसमें फ्रांस भी एक है, तो जेट इंजन एक स्कोप बन सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट 2 ऐसे फील्ड है जहां पर कॉपरेशन का स्कोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो है न्यूक्लियर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है।
हम सब जानते हैं कि फ्रांस में न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग बहुत ज्यादा है। पेरिस सिटी में 80% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट होती है। अब इंडिया में हम नॉन कन्वेंशनल न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेस को ज्यादा एक्सप्लोर करने लगे, उस सिलसिले से हमको फ्रांस की बड़ी इंपॉर्टेंट मदद मिलने वाली है। राइट सर। दूसरा स्पेस रिसर्च है, जो स्पेस रिसर्च में दोनों का कोलैबोरेशन जो है बढ़ने वाला है। मतलब सफर बड़ा लंबा है सर, सफर बड़ा लंबा है, जिस तरीके से आज एक लंबा रोड शो भी देखने को मिलेगा। सर मैं लौटती हूँ आपके पास, बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगी, लेकिन फिलहाल इसी बीच में जयपुर चलते हैं। अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बेहद शानदार तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रों के साथ नजर आ रही है, हाथ से हाथ मिलाते हुए, गले एक दूसरे के मिलते हुए, चेहरे पर वो मुस्कुराहट, लेकिन सबसे शानदार वो 1.7 किलोमीटर का रोड शो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए बल्कि इमैनुअल मैक्रों के उस रोड शो में शामिल होने के लिए कितना तैयार पिंक सिटी इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, शोभा यात्रा, वो शोभा यात्रा कुछ ही देर में निकलने वाली है और बहुत भव्य होने वाली है। तैयारी देखिए आप, हमारे खूबसूरत जयपुर को देखिए, और ख़ास तौर पे यहाँ पर जहाँ पर कुछ देर बाद हवा महल, जहाँ पर चाय पी जाएगी, गुलाबी नगरी की गुलाबी सर्दी। और देखिए आप गुलाबी नगरी को गुलाबी मत देखिए, आज ये भगवई है। यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन का स्वागत तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर भगवा तरीके से पूरा झंडा और झंडे के साथ जय श्री राम, और वहीं आपको झंडा दिखेगा भारत का। और यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ आई हुई है और वो भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने आई है। लेकिन जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद अच्छे दोस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जो पुराने जितने बहुत लंबा हमारा उनके साथ रिश्ता रहा है, लेकिन जो अच्छे प्रगाढ़ संबंध हुए हैं वो 2017 जब इमैनुअल मैक्रोन आए थे, और उसके बाद 2018 से 22 जो व्यापारिक संबंध है। देखिए एक लाइन में मैं कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस राज्य से आते हैं जिस राज्य की फिजाओं में व्यापार छुपा हुआ है, इसलिए ये दोस्ती, वैसे भी दो देशों की दोस्ती प्रगाढ़ कब होती है, जब आर्थिक मुद्दों पर उनकी एक दूसरे से साझा संबंध, साझा चीज़ें होती हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो हेरिटेज कल्चर है, यहाँ की जो ये इमारतें हैं, आर्किटेक्ट है, वो पेरिस से काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये जो जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहीं पर करीबन 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक स्टेज लगाया हवा महल, और ये जो गुंबद आपको नजर आ रहा है, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये जो गुंबद है ये हवा महल का पार्ट है। और यहीं पर नीचे गेंदे के फूल, गुलाब के फूल से स्टेज सजा हुआ है, जहाँ पर बैठ के चाय पी जाएगी, चर्चा की जाएगी, जहाँ पर शॉपिंग की जाएगी, और शॉपिंग के बाद वहाँ पर क्या है, यूपीआई पेमेंट होगा। अब यूपीआई का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल देखिए भारत का जो ये भीम यूपीआई पेमेंट है, और इस पर 2047 तक जो भारत के जो फ्रांस के साथ संबंधों की जो उम्मीद लगाई गई है, क्योंकि देखिए हम 100 साल पूरे कर रहे हैं आज़ादी के, और उसमें जो डेवलपमेंट ग्रोथ की जो गाथा लिखी जानी है, उसमें फ्रांस जो है हमारा साझेदार रहेगा। अब देखिए जंतर मंतर गए, उसकी एक बेहद इंपॉर्टेंस है, यूं ही नहीं कि वो एक कल्चरल हेरिटेज है इसलिए चले गए। जंतर मंतर महाराजा सवाई जयसिंह ने बनाया था, जो कि हमारे जयपुर के राजा है सवाई मानसिंह, और जंतर मंतर अभी भी यूनेस्को से कहा गया है कि सबसे बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज है। क्यों? वो वहाँ पर जो सोलर पैनल है, जो वहाँ पर इमारतें हैं, सबसे बड़ा स्टोन स्ट्रक्चर है, आज भी वो ये बता देता है। और ये आज़ादी से पहले बना था, यानी हम आज़ादी से पहले भारत अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने जो ज्ञान विज्ञान में कितना आगे था, वो आज भी बता देता है कि सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो कितने बज रहे हैं। 20 सेकंड के फर्क में सूरज कहाँ से उगेगा, कब उगेगा, सर्दियाँ गर्मियाँ सब कुछ। तो इसलिए क्योंकि हमारा सोलर जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पे, जैसे मिलिट्री स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अलग अलग तरीके से हैं, हम ये जानते हैं कि उनके साथ हमारा रक्षा के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उस संबंध में, लेकिन हमारा सोलर, उसके अलावा जो तमाम टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम संबंधों में जो व्यापार बढ़ने वाला है, यानी जैसा मैंने कहा व्यापारों में संबंध बड़े ही पुराने हैं, लेकिन अभी तक साझा हित के साथ फ्रांस और भारत आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं साझा हितों को दर्शाने की कोशिश की जाएगी। और क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले आपने वो खूबसूरत जगह दिखाई है जहां पर चाय की चुस्कियां ली जाएंगी, और चाय पर तो प्यार अदिति बहुत मजबूत होता ही है, तो प्रधानमंत्री हो और चाय पर चर्चा ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल उन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच में संजय कुलकर्णी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फ्रांस के साथ हमारे बेहतर होते रिश्तों को लेकर। इसीलिए मैं ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि यूएनएससी में भारत चाहता है कि स्थायी सदस्यता उसको मिले, ऐसे में फ्रांस की इंपॉर्टेंस और यूएनएससी में परमानेंट मेंबर भारत का होना कितना इंपॉर्टेंट है भारत और फ्रांस के बीच साझा हितों के साथ।
बहुत जरूरी है। पूरे विश्व भर में इस बात का एहसास होने लगा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो ऐसी परिस्थिति है जहां पे हम आप देख रहे हैं कि हर जगह पे टेंशन है, और ऐसे टेंशन में सबको लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जो नेतृत्व दे रहा है, ग्लोबल साउथ का लीडरशिप अपनाया है। एक तरीके से जिस प्रकार से भारत की छवि है वो लगातार बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक कहता है, सारे जितने भी प्रेडिक्शंस हैं वो सब दर्शाते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और वो प्रगति सबको लेकर के चल रही है। उसके मद्देनजर, और खासकर जब आप मल्टीपोलर वर्ल्ड देखते हैं, फ्रांस अपने अब भारत को एक प्राइम स्ट्रैटेजिक पार्टनर देखता है इस रीजन के अंदर। फ्रांस ने अभी जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तो चीन ने यूएन के अंदर जिस प्रकार से भारत के ऊपर चर्चा रोकने की जो कोशिश की, वो फ्रांस ने पहल उठाई। तो ऐसे इसमें सबको लगता है कि वक्त अब आ गया है कि भारत जो है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए, जिसका ऑब्वियसली जो चीन है वही एक ऐसा है जो हर हमेशा इसको अपोज करेगा। राइट सर, आपने तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए, जिसमें यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप, फ्रांस भी जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड का सपोर्टर नजर आता है, उसमें उसकी जरूरत है, और दूसरा इंडो पैसिफिक इलाका, वहां पर किस तरीके से फ्रांस का सहयोग मिल सकता है। और अब से थोड़ी ही देर में एक रोड शो दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों का होने वाला है, उसके बाद रामबाग पैलेस, वहां पर डिनर, और फिलहाल अभी चाय की चुस्कियां ली जाएंगी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और सिन्हा सर आपके पास आते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्योंकि हमने ये देखा कि बीते वक्त में किस तरीके से फ्रांस ने अमेरिका और साथ ही चीन के खिलाफ स्टैंड लिया। अब जब चीन की बात आती है तो भारत की पेशानी पर बल जरूर पड़ता है, क्योंकि चीन हैज ऑलवेज बीन प्रॉब्लमैटिक एंड इट विल ऑलवेज बी। अब वहां पर फ्रांस का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता वो आप देखते हैं। देखिए पूर्णिमा, जो एक कॉन्सेप्ट वाइज देखिए पूरे विश्व के अंदर में जो शक्तियां काम करती हैं, खासकर वेस्ट के अंदर में, जो अमेरिका कहता है वो तो यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करता था, फिर वो कहता है स्पेस यदि देना है तो बाइपोलरिटी में जाएं और खेमों में बांट दें, तो 2 खेम बढ़ जाए, जिसमें एक चाइना को भी स्पेस दे दे, यदि चाइना उतना एग्जर्ट करता है तब, तो 2 बाइलोट, इसलिए वो रशिया के साथ भी रशिया को उठने नहीं देता है। देखिए पूरे वर्ल्ड में जो मल्टीपोलैरिटी के लिए 2 बड़े 3 स्तंभ हैं जो इनको जिस पे काम करती हैं। एक तो भारत है, हम मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, दूसरा फ्रांस है, तीसरा है रशिया। रशिया भी मल्टीपोलैरिटी की बात करता है कि पोल बैलेंस यदि वर्ल्ड में लाना है, ग्लोबल बैलेंस, तो 2 पोलों से नहीं हो सकता, कभी भी बैलेंस नहीं होगा। जब मल्टीपोलैरिटी होती है तब आप देखिए एनर्जी पूरे चीज को यदि आप बैलेंस करेंगे तो मल्टीपोलैरिटी से होगा, और इसके ऊपर में बहुत ज्यादा काम हो रही है। देखिए फ्रांस ने जब हमने बात किया कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंडो पैसिफिक में हम जब इसको देखते हैं तो फ्रांस ना तो क्वाड का हिस्सा है, ना तो वो ऑकस का हिस्सा है, मगर वो भारत के साथ में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बन रही है इंडो पैसिफिक में, जिसके साथ एक पोलर के साथ वो काम करना चाहता है, हमारा नहीं कि जूनियर पार्टनर, इक्वल टर्म्स में। जब हम ट्रांस अटलांटिक एरिया में बात करते हैं, मेडिटेरियन में बात करते हैं, तो इस इलाके में भी फ्रांस ये चाहता है कि इंडिया, जब हमारा G20 के बाद जब हमने बात किया कि हमारा जो इंडिया का, और हम बात करते हैं यूरोप का जो कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन फ्रांस भी है, जो कि आपका वेस्ट एशिया से होकर जाएगा, जिसके कारण आज वेस्ट एशिया डिस्टर्ब्ड है। तो उसके लिए फ्रांस बहुत ज़्यादा ही इसमें चाहता है कि पूरा, और इसकी देखिए कहाँ, फ्रांस के बाद ये कहाँ निकलेगी, ये पूरा का पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाएगा, चाहे साउथ अमेरिका में जाएगा। तो इन चीज़ों पर काम हो रही है। जो सबसे बड़ी बात है, देखिए 2015 में हमारा एक क्लाइमेट के समय एक अलायंस हुआ था, जिस सोलर अलायंस कहते हैं। आज क्यों ये आए हैं जयपुर के अंदर में, और आपकी रिपोर्टर ने बड़ा अच्छा इसको कवर किया। देखिए जंतर मंतर में जाने का क्या तुक रखता है, तो वहां पर जो सूरज की जो एनर्जी है, अल्टरनेट एनर्जी की हम जब बात कर रहे हैं, जिसमें 2 चीज है, एक न्यूक्लियर है, जो क्योंकि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो 6 यूरोपियन प्रेशराइज्ड पावर प्लांट जो जयपुर महाराष्ट्र में है, उसके ऊपर में फ्रांस का कोलैबोरेशन है, जो कि पूरा हम चाहते हैं कि एक न्यूक्लियर और दूसरा सोलर। तो सोलर पावर अलायंसेस 2015 में बना था, और जयपुर के पास में जितनी भी सोलर फार्मिंग है, जिन्होंने शायद उन्होंने एयर से उसका सर्वेक्षण उसका किया होगा, देखा होगा, और खास करके जंतर मंतर के अंदर में सूर्य की इंपॉर्टेंस के ऊपर में भारत
और फ्रांस बहुत बड़ा बिल्कुल, काम और एक कर रहा है। तरीके का रिसर्च दूसरा जो सेंटर है सर, जंतर मंतर एक तरीके का रिसर्च सेंटर, वेधशाला आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि 1734 में बना और उस वक्त भी सोचिए कि हम कितना आगे की सोचते थे जिस तरीके से हमने उसको बनाया। हवा के आधार पर बारिश, मौसम की भविष्यवाणी करने वाला एक बड़ी सी सूर्य घड़ी वहां पर बनी हुई है और सबसे बड़े पत्थर से कितनी खूबसूरत वो नजर आती है, और जाहिर है उसकी इंपॉर्टेंस जो आपने भी जिसका जिक्र किया वो भी वहां पर है। लेकिन विनोद शुक्ला सर, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, अभी हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैंने इससे पहले चीन का जिक्र किया, वो हमारे लिए चैलेंजिंग है और वो वहां पर अपनी मजबूती दिखाते हैं। लेकिन क्या फ्रांस के लिए प्लस ये है कि उसकी इनडायरेक्ट एंट्री हो सकती है इंडो पैसिफिक इलाके में राफेल जेट्स के थ्रू, जिनको इस्तेमाल करते हुए भारत इंडो पैसिफिक में अपनी मजबूती के साथ बना रहना चाहता है ताकि चीन की दिक्कतों को कुछ कम किया जा सके? नहीं, देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन में हमको मजबूत होना है। मजबूत होने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि हम सामरिक दृष्टि से मजबूत रहें। सामरिक दृष्टि से मजबूत होने का जो दो तरीका है, जैसे मैंने अपने पहली उसमें बोला था कि फ्रांस हमको किन उस पर मदद कर रहा है। अभी हम वो 26 मैरीन राफेल देने की बात है, जिस पर कोई बात होगी, मुझे लगता है कि 26 तारीख के बाद। उसके अलावा 3 न्यूक्लियर सबमरीन को डेवलप करने की बात है। तो ये हमको जो सहयोग मिलेगा फ्रांस के साथ, ये इन सारी जो टेक्नोलॉजी हैं या इन सारे जो सबमरीन या राफेल हैं, ये हमको अपना जो पावर है स्ट्रेंथन करने में, इन रीजन्स में अपने आप को मजबूत करने के लिए, जहाँ पर चाइना लगातार हमको चैलेंज करता रहता है, हमको ही नहीं पूरे ग्लोबली वो जो इलाके हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनको चैलेंज करता रहता है। लेकिन चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया लगता है, तो हमको लगातार चैलेंज करता है और हमको लगातार दबाने या इस तरह की कोशिश होती है। उस लिहाज से अगर फ्रांस जैसा शक्तिशाली देश हमारे साथ खड़ा है, हमको न केवल डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, मॉरल सपोर्ट दे रहा है, स्ट्रेटजिक सपोर्ट की बात कर रहा है, हमको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है, तो ये एक बड़ा बूस्ट है। और एक बात जो सिन्हा साहब कह रहे थे, उसको मैं कहूँ, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो 2015 में भारत और फ्रांस दो ही लोगों ने मिलकर शुरू किया था, वो बड़ा महत्वपूर्ण ढंग से होने वाला है। इसलिए कि राजस्थान जो इलाका है, वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है, सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी को हम इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये एक बड़ा वो है, लेकिन ये एक एडेड एडवांटेज है जिस पर बात होगी। लेकिन जो पैसिफिक वाला मामला है ना, उसमें हमको हर तरह के सपोर्ट जरूरत है। उसमें फ्रांस के साथ हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएस भी है, बाकी और है, लेकिन वो सबको थ्रेट चाइना से ही है। इसको मैं एक छोटी सी बात करके कंक्लूड करूंगा। जो अभी क्राइसिस मिडिल ईस्ट में है, जो चल रही है, जिसको पैलेस्टाइन और आप इजराइल का वो कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कॉरिडोर था, जो यूरोप जा रहा था, इंडिया से लेकर के यूरोप तक जाने का था, उसको मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, उसको इस कॉन्फ्लिक्ट ने डिरेल कर दिया। और उस डिरेलमेंट के पीछे चाइना की बड़ी भूमिका है। अगर आप उसको इन डेप्थ में जाकर के उसको जानने की कोशिश कीजिएगा, तो ये जो हमास के लोग थे, जिन लोगों ने अटैक किया था, उनको न केवल इंटेलिजेंस के नाम पर कि वो जो आयरन डोम है उसको कैसे डैमेज करें या कैसे उसको बेकार, मतलब ये इनइफेक्टिव करें, प्लस जो छोटे छोटे रॉकेट्स जो अचानक 5000 6000 फायर किए गए, वो हमास का इतना स्ट्रेंथ नहीं था। उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना की बड़ी भूमिका है। तो ये जो काम हुआ है, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट कॉरिडोर वाला था, उसको हॉल्ट करने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना कामयाब। शैलेंद्र देवलंकर जी, इस पर आपका टेक, ये जो कॉरिडोर अभी जो इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और क्योंकि मैंने इंडो पैसिफिक रीजन की खास तौर पर बात की, घूम फिर के जब भी हम बात करते हैं तो चीन का जिक्र जरूर आता है। 2021 में जब एक ग्रुप बनता है जिसमें शामिल रहते हैं बाकी देश, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस भी बनने का इच्छुक था, लेकिन लास्ट मिनट पे नहीं हुआ। उसको लेकर फ्रांस ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, ये भी कहा था कि पीठ में हमारे छुरा घोंप दिया। तो कहीं ना कहीं फ्रांस की इच्छा तो है कि इस ग्रुप का पार्ट बने और उसके लिए बेनिफिशियल है। देखिएगा, भारत और फ्रांस में जिसको हम कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ऐसे कुछ एरियाज है। जैसे एरियाज हमने डिफेंस की बात की, न्यूक्लियर एनर्जी की बात की, वैसे टेररिज्म का इशू है, और वैसे भी इंडो पैसिफिक। अब फ्रांस का वैसे इंडो पैसिफिक में क्या रोल आता है?
अगर ये टेक्निकली हम जानने का प्रयास करें तो हमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो इंडो पैसिफिक को चलते हुए जो सारे वर्ल्ड की चिंता की बात है वो प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल सी लेन्स है। जो वाइटल सी लेन जो है जो ट्रेड के लिए इस्तेमाल की जाती है उसका प्रॉपर प्रोटेक्शन होना बड़ा जरूरी है। अगर ताइवान का इंटीग्रेशन अब फ्यूचर में चाइना के साथ होता है तो जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान है जो बहुत ही 50% जो ट्रेड है जो साउथ चाइना से स्ट्रेट ऑफ ताइवान से होता है वहां पर जिस तरह के चाइना का टेरिटोरियल एक्सपांशन हो रहा है वो सारा सबसे इंपॉर्टेंट सबके लिए धोखादायक है। दूसरा ऐसा है कि इंडो पैसिफिक अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर होने लगा है, वहां पर बड़े बड़े ट्रेड ब्लॉक्स आने लगे हैं, वहां पर जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप के प्रयास होने लगे हैं। तो फ्यूचर में 21st सेंचुरी में इंडो पैसिफिक यही रहने वाला है कि ये सारे वर्ल्ड का स्ट्रेटेजिकली भी इकोनॉमिकली भी ट्रेड के भी सिलसिले चलते हुए बड़ा सेंटर होने वाला है। तो उसमें फ्रांस कैसे बाजू रह सकता है, तो उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक है। तो ये सबसे अहम बात है। दूसरी बात जो आपने कही थी बिल्कुल सही है कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर जो है अभी देखिएगा यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बड़ा प्रॉब्लम है। ब्रेक्सिट के बाद में फ्रांस और जर्मनी ये दो ही ऐसे कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन में बाकी है जो उसको लीड कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट कोरोना फेज में और रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते किसी भी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट 3 to 4% के ऊपर नहीं है। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, फूड क्राइसिस बड़े इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो सब चाहते हैं कि भाई इंडिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जो 2005 से पेंडिंग हुआ है और वो इंडिया की तरफ बड़ा मार्केट की तरफ से देख रहे हैं। तो फ्रांस एक लीडिंग नेशन है जो इंडिया का भी इंटरेस्ट और फ्रांस भी देख रहा है कि इंडिया की जो ह्यूज मिडिल क्लास मार्केट है जो ऑलमोस्ट 52 करोड़ की है और जहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट जो है वो 15 बिलियन का है। ठीक है।